हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और अध्याय 11 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भवन निर्माण की नई शैली और नई इमारतें। जब भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिरता प्राप्त हुई तब बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवनों एवं इमारतों की जरूरत पैदा होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता के प्रतीक तथा उनके राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। आइए देखें कि इस सोच को अंग्रेजों ने किस तरह अमली जामा पहनाया। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। इनमें से एक शैली को ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकलती थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया गया। अंग्रेजों ने इस शैली का प्रयोग भारत में शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए किया था। एक और शैली जिसका काफी उपयोग किया गया वह गॉथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें, बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता थी। गॉथिक शैली का प्रयोग सरकारी इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों एवं गिरजाघरों में व्यापक पैमाने पर किया गया। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैली के तत्व विद्यमान थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। भारत के मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली प्रभावित थी। भारतीय शैली को समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध एवं स्वाभाविक शासक हैं। यूरोपीय ढंग के दिखने वाली इमारतों एवं भवनों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच के अंतर को प्रदर्शित करती हैं। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों एवं भवनों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैली को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें पूरे देश में सरकारी अफसरों के आवास के लिए बनाया जाता था। बंगाल के परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी को अंग्रेजों ने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। परंपरागत ढलवा छत, चारों तरफ बना बरामदा और उसके पीछे घर बना होता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। आइए अब देखते हैं साहित्य में राष्ट्रवादी विचार। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब राष्ट्रवादी विचार उभार लेने लगा तब विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने साहित्य को देश भक्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने लगे। दरअसल इनमें से अधिकांश साहित्यकारों का यह विश्वास था कि वे गुलाम देश के नागरिक हैं, अतः उनका यह कर्तव्य है कि इस प्रकार के साहित्य का सृजन करें जो उनके देश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। साहित्य में पराधीनता के बोध तथा स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, साहित्य ने देश की आज़ादी के लिए जनसाधारण को हर प्रकार से बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया। सुविधा की दृष्टि से हमारी चर्चा मुख्य रूप से 3 भाषाओं बांग्ला, हिंदी एवं उर्दू तक सीमित रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बांग्ला साहित्य। आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म 1838 ईस्वी में और मृत्यु सन 1894 ईस्वी में हुआ था, के उपन्यास अपने देशवासियों में देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को जागृत करने में लगे हुए थे। उन्होंने देशवासियों को अपने देश की मौजूदा दयनीय स्थिति के कारणों पर विचार करने के लिए बाध्य किया। अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के साथ आनंद मठ देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आनंद मठ आजादी के उन दीवाने देशभक्त और क्रांतिकारी व्यक्तियों की गाथा है जो वंदे मातरम का जयघोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त, जिनका जन्म 1848 ईस्वी में और मृत्यु सन 1909 ईस्वी में हुआ था, को अपनी रचना की प्रेरणा उन्हें साहित्यिक देशभक्ति से मिली थी। रमेश चंद्र दत्त ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपनी परंपरा एवं संस्कृति से लगाव था। उन्होंने अपने उपन्यास समाज में प्राचीन भारतीय अतीत को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस उपन्यास में ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद का चित्रण किया है जो हिंदुओं पर केंद्रित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रमेश चंद्र संप्रदायवादी थे। यहाँ हिंदू आदर्श को प्रस्तुत करने के पीछे इस बात को प्रकाश में लाना था कि उस समय भारतीय राष्ट्रवाद में ऐसी संभावनाएं निहित थी जो सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती थी। अतः रमेश चंद्र को उनके समय की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति देने वाले प्रतिनिधि के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। तो अंग्रेजी शासन के आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का यह प्रयास था। और साहित्यिक देशभक्तिपूर्ण विचारों को अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना ही साहित्यिक देशभक्ति थी। बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, जिनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1971 ईस्वी में, की 1947 से पूर्व की रचनाओं पर दृष्टि डालना काफी उपयोगी होगा। विशेषकर गणदेवता एवं पंचग्राम उपन्यास में उन्होंने शोषण एवं औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज में विघटन को दिखाया है। इस शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध निर्धन ग्रामीण के संघर्ष का भी वर्णन किया गया है, जो अंततः असफल होता है। यह असफलता इसलिए नहीं कि प्रभावी वर्ग शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि औद्योगिकरण की वास्तविकता के समक्ष ग्रामीण सामाजिक जीवन एवं अर्थव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती। तो आइए अब देखते हैं हिंदी साहित्य। भारतेंदु, जिनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु सन 1885 ईस्वी में, हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं। अपने देश और समाज के लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं, कविता, नाटक, निबंध लिखा। भारतेंदु द्वारा सृजित साहित्य का एक बड़ा भाग पराधीनता के प्रश्न से संबंधित है। अपने प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लोक कथा का उपयोग किया जो देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से प्रचलित थी। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं लेखकों ने भारतीय धन के लूट के माध्यम से ब्रिटिश शासन के शोषण का पर्दाफाश किया। भारतेंदु ने भी कविता के माध्यम से भारतीय धन के लूट को इस प्रकार व्यक्त किया है। कल के कल बल छलन सो छल इते के लोग, नित नित धन सो घटत है, बढ़त है दुख सोग। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों तथा शोषण, आज़ादी एवं पराधीनता के प्रति वैचारिक रवैया आमतौर पर वही थी जो 19वीं सदी के दौरान उभरा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली। अब मुद्दा केवल भारत की स्वतंत्रता का नहीं रहा, वह तो किसी भी कीमत पर लेनी ही थी। अब स्वाधीनता का मूल अर्थ और मुख्य उद्देश्य चर्चा का मुख्य आधार बन गए और आज़ादी किसके लिए जैसे प्रश्न उठने लगे। जैसा कि प्रेमचंद की एक कहानी आहुति में रूपमती कहती है, कम से कम मेरे लिए स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हें बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं। अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं स्वार्थांध बना रहे, तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा है। प्रेमचंद ने राष्ट्रवादी नेताओं के स्वार्थपरता एवं भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया। उनका मानना था कि यदि देश के नेता सही नहीं होंगे तो भारत की स्वाधीनता का क्या लाभ। प्रेमचंद के उपन्यास गबन, जो 1931 ईस्वी में लिखी गई थी, में इस चिंता के महत्व को उजागर किया गया है। देवी दीन, जो एक पक्का राष्ट्रवादी है, नेताओं से कहता है, अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीसकर पी जाओगे। लेकिन राष्ट्रवादी राजनीति का सबसे निराशाजनक पहलू गोदान में परिलक्षित होता है। राय साहब, जो कि एक धनी जमींदार हैं, सत्याग्रह में शामिल होते हैं तथा बेईमानी से उद्देश्य पूर्ति के लिए धन का उपयोग करते हैं। खन्ना, जो कि महाजन, व्यापारी और उद्योगपति है, आंदोलन में भाग लेकर फिर ऐसे तरीकों से धन बनाने में लग जाते हैं जिन्हें जायज नहीं कहा जा सकता। ओंकारनाथ पत्रकार हैं जो अपनी संपादकीय लेखों में आग उगलते हैं, लेकिन बुनियादी रूप में स्वार्थी हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद स्वार्थपूर्ति का एक साधन है। आइए अब देखते हैं उर्दू भाषा।
आपने मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते समय यह जाना कि एक साझा संस्कृति का देश में विकास हुआ जिसे गंगा जमुना संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अनेक उदाहरणों में उर्दू भाषा भी शामिल है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुई और मध्यकाल में इसका धीरे धीरे विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक यह एक साहित्यिक भाषा बन चुकी थी जिसमें फारसी और कुछ भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा उर्दू ही थी, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। शायद आप जानते हैं कि उर्दू और हिंदी के बहुत सारे शब्द समान हैं और इनमें मुख्य अंतर लिपि का है। हिंदी देवनागरी लिपि में है और उर्दू फारसी लिपि में उस समय लिखी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय उत्तर भारत में अधिकतर समाचार पत्र और पत्रिकाएं उर्दू भाषा में ही प्रकाशित होते थे। 1857 ईस्वी के संघर्ष के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दिल्ली अखबार और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तिलिस्म जैसे अखबार आज प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले जिनमें अल हिलाल और अल बलाग काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा भी कई दूसरे अखबार उर्दू में निकाले जाते थे जिनके माध्यम से देश प्रेम की भावना का प्रचार हुआ और अंग्रेजों की शासन के अन्याय और दमन के खिलाफ लोगों में चेतना जगाई गई। आप जानते होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है क्रांति अमर रहे, का नारा उर्दू जवान का ही है। उर्दू भाषा के अखबारों के साथ साथ उर्दू कविता के माध्यम से भी देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द का पैगाम घर घर पहुंचाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की तो पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी अनेक मिसालें आपको देखने को मिलेंगी जब देश की आज़ादी के लिए प्राण निछावर करने वालों ने ऐसे शेर और गीत दोहराते हुए मौत को गले लगाया। उर्दू भाषा आज भी लोकप्रिय है और हमारी दूसरी सरकारी भाषा भी है। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। दूसरा, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र आदमकद होते थे। तीसरा, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए तैल चित्रकारी की जाती थी। चौथा, एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। पांचवा, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली से संबंधित है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बंबई, यह गोथिक शैली से संबंधित है। और मद्रास लॉ कोर्ट इंडो सारासेनिक शैली से संबंधित है। छठा, ब्रिटिश लोग अपना शक्ति एवं सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीरें बनवाई। सातवां, 1942 ईस्वी में लंदन के आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई। आठवां, राजा रवि वर्मा उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नौवां, भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।